ओडेली के अनुसार उत्तरी मारियाना द्वीप समूह की सीनेट ने स्टेबल कॉइन बिल पर गवर्नर के वीटो को पलटने के लिए 700 वाट से वोट दिया है, जिससे संभावित रूप से यूएस डॉलर द्वारा 1 समर्थित स्टेबल कॉइन जारी करने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसे मैरियानास यूएसडी MUSD के रूप में जाना जाता है। यदि 20 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा भी 2/3 बहुमत से वीटो को पलट देती है, तो केवल 2000 की आबादी वाला प्रशांत द्वीप वायोमिंग से आगे आधिकारिक स्टेबल कॉइन जारी करने वाला पहला अमेरिकी क्षेत्र बन सकता है, जो जुलाई में अपना खुद का लॉन्च करने की योजना बना रहा है। डेमोक्रेटिक सीनेटर सेलेना बाबाउता ने प्रवर्तन संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए बिल का विरोध किया। हालांकि रिपब्लिकन समर्थक जूड हॉफ्शनेडर ने तर्क दिया कि ब्लॉकचेन तकनीक उद्योग के भीतर पारदर्शिता बढ़ा सकती है। परियोजना के तकनीकी भागीदार मारियानास राय ने खुलासा किया कि MUSD को ई-कैश ब्लॉकचेन पर विकसित किया जाएगा, जिसमें नकदी और US ट्रेजरी बॉन्ड में भंडार रखा जाएगा। ओडेली के अनुसार जापानी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी मेटाप्लेनेट ने अपने बिटकॉइन होल्डिंग्स में 42 BTC की वृद्धि की है, जिसका मूल्य लगभग $122 मिलियन है। वर्तमान में कंपनी के पास कुल 667 BTC हैं, जिनकी अनुमानित कीमत $704 मिलियन है। ब्लॉकबीट्स के अनुसार ऑल्मेडा रिसर्च ने हाल ही में 168 से 625 SOL को एनस्टेक किया, जिसका मूल्य लगभग $32.2 मिलियन है। इस लेन देन का पता द डेटा नर्ड ने लगभग 9 घंटे पहले लगाया था। यह कदम क्रिप्टो करेंसी बाजार में चल रहे घटनाक्रमों के बीच उठाया गया है, जो डिजिटल एसेट मैनेजमेंट की गतिशील प्रकृति को उजागर करता है। PN न्यूज के अनुसार डेमोक्रेटिक पार्टी OF कोरिया DPK एक क्रिप्टो करेंसी नीति एजेंडा तैयार करने की प्रक्रिया में है, जिसकी विस्तृत योजनाओं की घोषणा बाद में की जाएगी। इस जानकारी का खुलासा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया, जहां पार्टी ने आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए 10 नीतिगत पहलों की शुरुआत की। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ली जे म्यांग ने पहले स्पॉट क्रिप्टो करेंसी ETF की लिस्टिंग को बढ़ावा देने और डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए लेन देन शुल्क कम करने का वादा किया है। PA न्यूज के अनुसार बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS ने हाल ही में क्रॉस बॉर्डर बिटकॉइन, एथेरियम और स्टेबल कॉइन फ्लो का एक अनुभवजन्य विश्लेषण शीर्षक से एक पेपर जारी किया, जिसमें 2017 से 2024 के मध्य तक 180 देशों में क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो करेंसी प्रवाह के पीछे के प्रेरक कारकों की जांच की गई। अध्ययन से पता चलता है कि भौगोलिक दूरी और भाषा अवरोधों का पारंपरिक वित्तीय प्रवाह की तुलना में क्रिप्टो करेंसी लेन देन पर कम प्रभाव पड़ता है। ब्लॉकबीट्स के अनुसार कॉइनग्लास के डेटा से पता चलता है कि प्रमुख केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों CEX और DEX पर मौजूदा फंडिंग दरें एक तटस्थ बाजार भावना का सुझाव देती है। अधिकांश ट्रेडिंग जोड़े तटस्थ दरें बनाए रखते हैं, जबकि कुछ में थोड़ी मंदी की प्रवृत्ति दिखाई देती है। फंडिंग दरें क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म द्वारा अनुबंध मूल्य को अंतर्निहित परिसंपत्ति मूल्य के साथ संतुलित करने के लिए निर्धारित शुल्क हैं, जो आमतौर पर स्थायी अनुबंधों पर लागू होते हैं। यह तंत्र लंबे और छोटे व्यापारियों के बीच फंड के आदान प्रदान की सुविधा देता है, बिना प्लेटफॉर्म द्वारा इस शुल्क को चार्ज किए। अनुबंधों को रखने की लागत या लाभ को
समायोजित करने के लिए यह सुनिश्चित करते हुए कि अनुबंध मूल्य परिसंपत्ति मूल्य के करीब बना रहे। Q1% की फंडिंग दर एक बेसलाइन दर को इंगित करती है। जब दर Q1% से अधिक होती है तो यह एक तेजी वाले बाजार की भावना का सुझाव देती है, जबकि 5% से कम की दर एक मंदी के दृष्टिकोण को इंगित करती है।